हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में पोएम कर रहे हैं। 9th पोएम जिसके MCQs 1 लाइन आंसर और 2-3 लाइन आंसर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे 4-5 लाइन आंसर यानी कि 5-6 वाक्यों में उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपा कैसे कैसे उद्यम करती है। उद्यम यानी कि मस्ती। कैसी मस्ती करती थी। तो चंपा नटखट लड़की है, कभी कभी वह ये दो है वर्ड लाइन है और नेक्स्ट जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट पेज में है, इसलिए वापस से बोलूं कि क्वेश्चन क्या है, चंपा कैसे उद्यम करती है। तो इसका आंसर होगा चंपा नटखट लड़की है, कभी कभी वह कवि की कलम छिपा देती है। क्या करती है, वो नटखट है तो वो कभी कभी कवि की जो कलम यानी कि बॉल पेन थी वो छिपा देती थी। कवि जब जैसे तैसे कलम ढूंढ लेते हैं या तो ढूंढ कर लाते हैं तो देखता है कि कागज गायब है। बार बार कलम कागज ढूंढने में कवि परेशान हो जाते हैं। इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह के उद्यम करती है। वापस से रिपीट करती हूँ, चंपा नटखट लड़की है, कभी कभी वह कवि की कलम छिपा देती है। कवि जब जैसे तैसे कलम ढूंढ लेते हैं तो देखते हैं कि फिर कागज गुम हो जाता है या तो गायब हो जाता है। बार बार कलम और कागज ढूंढने में कवि परेशान हो जाते हैं। इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह के उद्यम करती थी। सेकंड है, काले अक्षर को देखकर चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देता है कवि। काले अक्षर को देखकर चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देता है, मतलब कवि क्यों ऐसी सलाह देते हैं। तो चंपा अनपढ़ लड़की है, वह अक्षरों को नहीं पहचानती, वह तो उन्हें काले काले चिन्ह समझती है। कवि पढ़ता है तो उसे लगता जैसे उन काले निशानों में स्वर निकल रहे हो, वे बोल रहे हो कि उन स्वरों को सुनकर चंपा को बहुत अचरज होता है। वापस से रिपीट करती हूँ कि काले अक्षर को देखकर चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देता है। तो इसका आंसर होगा चंपा अनपढ़ लड़की है, वह अक्षरों को नहीं पहचानती, वह तो उन्हें काले काले चिन्ह समझती है। कवि पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे उन काले निशानों में स्वर निकल रहे हो, वे बोल रहे हो, और उन स्वरों को सुनकर चंपा को बहुत अचरज होता है। आया समझ में पूरा आंसर कि चंपा बिल्कुल अनपढ़ थी, इसलिए उसको अक्षर ज्ञान नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देता है। तो इसका आंसर है चंपा अभी छोटी है, बड़ी होने पर उसका विवाह होगा, उसका पति कुछ दिन साथ रहकर कोलकाता चला जाएगा। अनपढ़ रहकर चंपा उसे अपना संदेश कैसे दे सकेगी, पति पत्र भेजेगा तो वह उसे कैसे पढ़ पाएगी। यह सब तभी संभव है जब उसे पढ़ना लिखना आता हो, इसलिए कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह देता है। वापस से रिपीट करती हूँ, चंपा अभी छोटी है, बड़ी होने पर उसका विवाह होगा तो उसका पति कुछ दिन साथ रहकर कोलकाता चला जाएगा। अनपढ़ रहकर चंपा उसे अपना संदेश कैसे दे सकेगी, या तो पति उसे पत्र भेजेगा तो वो उसे कैसे पढ़ेगी। पति जब उसको पत्र लिखेगा तो उस पत्र को वो कैसे पढ़ पाएगी। यह सब तभी संभव है जब उसे पढ़ना लिखना आता हो। अगर पति पत्र भेजेगा या तो चंपा अपनी ओर से कुछ मैसेज भेजेगी, या तो कुछ संदेशा भेजेगी तो वो तभी संभव है अगर उसको पढ़ना लिखना आएगा तो इसलिए लेखक चाहते थे कि चंपा थोड़ा पढ़ लिख ले तो उसको भविष्य में तकलीफ ना हो, इसलिए वो चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंपा कलकत्ते पर वज्र गिरे ऐसा क्यों कहती है? वज्र यानी कि वज्र। तो चंपा कवि को कहते हैं, कवि चंपा को कहते हैं कि विवाह के बाद उसके पति कोलकाता जाएंगे, फिर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसे पत्र कैसे लिखेगी? उनको उत्तर देते हुए चंपा कहती है कि वो अपने पति को वहाँ जाने ही नहीं देगी, अपने साथ ही रखेगी। वो आवेश में आकर कहती है कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो शहर ही न रहे और उसका पति वहाँ जाए ही नहीं। वापस से रिपीट कर देती हूँ। कवि चंपा को कहते हैं कि विवाह के बाद उसके पति कोलकाता जाएंगे, फिर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसे पत्र कैसे लिखेगी? तो उनको उत्तर देते हुए चंपा कहती है कि वो अपने पति को वहाँ जाने ही नहीं देगी और अपने साथ ही रखेगी। वो आवेश में आकर कहती है कि कोलकाता के साथ ऐसा कुछ हो जाए, मतलब उसके साथ ऐसी घटना हो जाए कि कोलकाता शहर नष्ट हो जाए। हाँ, वो शहर ही न रहे, या तो बाहर आ जाए या तो भूकंप आ जाए, कुछ भी ऐसी होनारत हो जाए कि वो शहर ही नष्ट हो जाए। तो जैसे वो है ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो उस कहावत के हिसाब से कि वो कहती है कि अगर वो शहर होगा तो मेरा पति जाएगा ना, तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसा वज्र गिरे यानी कि ऐसी मुश्किल आ जाए उस शहर के ऊपर कि मेरा पति वहाँ पे जाए नहीं और मेरे पास ही रहे। तो वो एक उसकी वो भावना थी। वो अनपढ़ थी तो पढ़ाई का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन वो ऐसा पढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन अपने पति को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 4-5 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे व्याकरण, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है समानार्थी शब्द। तो फर्स्ट है अचरज, तो इसका समानार्थी होगा आश्चर्य। सेकंड है नटखट, तो इसका होगा शरारती। थर्ड है बालम, तो इसका समानार्थी होगा पति। फोर्थ है चौपाया, तो इसका समानार्थी पशु। फिफ्थ है उद्यम, तो इसका समानार्थी होगा बखेड़ा। सिक्स्थ है अक्षर, इसका समानार्थी होगा अक्षर। सेवंथ है वज्र, तो इसका होगा वज्र या तो वज्र। और एथ है गोदना यानी कि लिखना। फटाफट रिपीट कर देती हूँ। अचरज आश्चर्य, नटखट शरारती, बालम पति, चौपाया पशु, उद्यम बखेड़ा, अक्षर अक्षर, वज्र तो वज्र, गोंदना तो लिखना। तो स्टूडेंट, ये थे समानार्थी शब्द। अब हम करेंगे विरुद्धार्थी शब्द, जिसमें फर्स्ट है झूठा, तो इसका विरुद्धार्थी होगा सच्चा। सेकंड है स्पष्ट, तो इसका होगा अस्पष्ट। स्टूडेंट, थर्ड है वो थोड़ा कट हो गया है, लेकिन मैं बोलती हूँ, आपको लिखना है। प्रत्यक्ष, तो इसका विरुद्धार्थी होगा परोक्ष। हाँ, थर्ड नंबर का है प्रत्यक्ष, तो इसका विरुद्धार्थी होगा परोक्ष। वापस से बोलूँ, झूठा सच्चा, स्पष्ट अस्पष्ट और प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ, ये है विरुद्धार्थी। सुंदर, इसका विरुद्धार्थी होगा कुरूप। फिफ्थ है मीठा, इसका विरुद्धार्थी होगा कटु या तो कड़वा। और सिक्स्थ है स्वच्छ, इसका विरुद्धार्थी होगा अस्वच्छ। वापस से रिपीट कर देती हूँ। सुंदर तो कुरूप, मीठा कटु, स्वच्छ अस्वच्छ। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय अलग कीजिए। फर्स्ट है चरवाही, तो लास्ट वर्ड में ई प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इस वर्ड का प्रत्यय होगा ई। झूठा, तो जो प्रोनाउंसिएशन लास्ट है वो आ होता है, तो इसका प्रत्यय होगा आ। शिक्षित, तो इत होता है, तो इसका प्रत्यय होगा इत। शरारती, तो इसका प्रत्यय होगा ई।
मानसिक, तो इसका प्रत्यय होगा इक। बालिका, इसका प्रत्यय होगा इका। और विवाहित, तो इसका प्रत्यय होगा इत। वापस रिपीट करती हूँ। चरवाही का होगा ई, जूठा का होगा आ, शिक्षित का होगा इत, शरारती का होगा ई, मानसिक का होगा इक, बालिका का होगा इका और विवाहित का होगा इत। तो ये थे प्रत्यय। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उपसर्ग अलग कीजिए। प्रत्यय पीछे का वर्ड होता है, उपसर्ग आगे का वर्ड होता है। तो पहला वर्ड है महात्मा, तो इसका उपसर्ग होगा महा। दूसरा वर्ड है अनपढ़, तो इसका उपसर्ग होगा अन। तीसरा होगा अनभिघ्न, तो इसका उपसर्ग होगा अन। फोर्थ नंबर है समुचित, तो इसका उपसर्ग है सम। फिफ्थ नंबर है स्वतंत्र, तो इसका उपसर्ग होगा स्व। और सिक्स्थ नंबर है कुरूप, तो इसका उपसर्ग होगा कु। फटाफट रिपीट कर दूँ। महात्मा का महा, अनपढ़ का अन, अनभिज्ञ का अन, समुचित का सम, स्वतंत्रता का स्व और कुरूप का कु। अब है शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो फर्स्ट शब्द है अक्षर, तो इसका मानक रूप होगा अक्षर। गायब, तो इसका मानक रूप होगा गायब। संदेशा, तो उसका मानक रूप होगा संदेश। और वज्र, तो इसका मानक रूप होगा वज्र। रिपीट करती हूँ। अक्षर तो अक्षर, गायब तो गायब, संदेशा तो संदेश और वज्र का वज्र। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होता है।